ऑल ऑफ यू। इस अभिज्ञान क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 की जो ये श्रृंखला शुरू की है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा पाठ ख़त्म कर चुके हैं। आज इस चौथे पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मानचित्र, चौथा पाठ छोटा सा है, मानचित्र के बारे में बताया गया है। मानचित्र का भी अपना आप में बहुत बड़ा रोल होता है परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं क्या बता रहा है एनसीईआरटी मानचित्र के बारे में। लिखा है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को निर्णय वर्णित किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियाँ ये सब दिखाई जाएं वो भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। ये प्रश्न बन सकता है, भौतिक मानचित्र में किस किस चीज़ को दर्शाते हैं। अगर उन्होंने ऑप्शन में दे दिया राज्य, शहर, जिला, पर्वत, तो हम पर्वत पर निशान लगाएंगे, पर्वत सही है। ये भौतिक मानचित्र के बारे में हो गया। राजनीतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र में जिसमें राज्य, नगर, शहर व गांवों को दर्शाया जाए वो राजनीतिक मानचित्र हो गए, और जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाया जाए वो भौतिक मानचित्र हो गए। तीसरे प्रकार की मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। हमें लगता है बहुत लोगों को पहली बार थीमेटिक मानचित्र के बारे में पता चला होगा। तो तीन प्रकार की हमारी मानचित्र होते हैं, एक राजनैतिक, एक भौतिक, एक थीमेटिक। तो थीमेटिक में किसी एक चीज़ का मानचित्र दिखाया जाता है, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा के बारे में हो गया, वन के बारे में हो गया, उद्योग के बारे में हो गया। इन सब के बारे में अगर दिखाना है तो थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के तीन घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बार बार पूछता है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के तीन घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं।
चित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को। हम लोगों ने दूरी देख लिया, दिशा देख लिया। अब तीसरा प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों एवं हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कभी कभी ये पूछता है नीले रंग का उपयोग हम मानचित्र में किस चीज़ को दर्शाने के लिए करते हैं, तो ये उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये छोटा सा पाठ था। इसके बाद इसका प्रश्नोत्तर हम लोग करते हैं। इसमें लिखा है पहला प्रश्न, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। हमने बताया था उद्योग, वृक्ष, ऐसे कुछ चीज़ों के लिए हम लोग थीमेटिक मानचित्र का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, जलाशयों को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने किया जाता है। पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। अब हम लोग 5वें अध्याय पे आ चुके हैं जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के वो चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। गैस की वो परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ एनसीईआरटी बताना चाह रही है जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जैसे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये जो तीनों जहाँ मिल रहे हैं, तीनों स्थान जो है, तीनों जहाँ मिल रहे हैं उसको उन्होंने जैवमंडल बोला है। जहाँ तीनों एक साथ मिल रहे हैं उसको उन्होंने जैवमंडल बोला है। जीवमंडल एक सीमित है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। स्थल, जल, हवा तीनों एक साथ मिल जाए तो वहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इस प्रकार इसको जैवमंडल या जीवमंडल बोला जाता है। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर या हिमालय की ऊंचाई, ये सब की ऊंचाई मापा जाता है समुद्र तल से। तो समुद्र का तल पूरे विश्व में समान होता है, इसलिए समुद्र के तल से मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि समुद्र जल के तल से ही क्यों हर जगह की ऊंचाई मापी जाती है, तो इसका एनसीईआरटी में उत्तर दिया हुआ है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से इसीलिए मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि समुद्र तल से ही क्यों ऊंचाई हर जगह की नापी जाती है, तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, इसीलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। हालांकि अभी इसकी लंबाई बढ़ गई है, 8850 मीटर हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है,
तो ये मेरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की एक समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? जो समुद्र तल है उसके नीचे 11,000 मीटर मेरियाना गर्त है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्वेश्चन एज इट इज बन सकता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। हालांकि अभी एक 8वां महाद्वीप भी खोज लिया गया है जिसे लीजेंडिया नाम दिया गया है, लेकिन अभी आप 7 ही पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी चर्चाएं चल रही हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, वो लीजेंडिया न्यूजीलैंड के आसपास मिला है, जिसका लगभग 96% भाग पानी में डूबा हुआ है, 4% भाग ही अभी दिखाई देता है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, क्रम से लगाने के लिए दे देता है कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और क्रम से लगाइए, बड़े से छोटे के क्रम में। जब आप मानचित्र को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि स्थल का बहुत बड़ी भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध आप समझ गए होंगे, अगर पहली क्लास आप लोगों ने किया होगा तो हमने बताया था कि देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका में आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है किस महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरे पर उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यहाँ स्थल संधि का नाम है, जल संधि का नाम नहीं है। जैसे भारत और श्रीलंका जल संधि से जुड़े हुए हैं। जब दो देशों के बीच में, ये दो देशों के बीच में अगर कोई जल है, जल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जल संधि हो गया। लेकिन अगर दो देशों के बीच में यहाँ एक पतला सा रास्ता स्थल है तो ये स्थल संधि होगा। तो एक उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे स्थल संधि है पतला सा, उसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। बहुत बार पूछता है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका किस संधि के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पनामा स्थल संधि के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मानचित्र में दिखाया है। स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर ये स्थल संधि है जिसका नाम है पनामा। पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में जल संधि के बारे में बताया। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम आप खोज के बताइएगा कि क्या होता है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं?
इसको आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हमने सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट बता दी, वो तो सबसे ऊंची है, लेकिन सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर, यहाँ से यहाँ तक ये एंडीज पर्वत है पूरा, और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत बहुत लंबी श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है ये। और इन्होंने जो पूछा है दक्षिण अमेरिका इसके पूर्व और पश्चिम में, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे प्रशांत महासागर। इसको आप मानचित्र में एक बार देख लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है और पश्चिम में कौन सा महासागर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। अमेज़न नदी यहीं से बहती है दक्षिण अमेरिका में, सबसे बड़ी नदी विश्व की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये भी बहुत बार पूछा है, कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह भी बहुत बार पूछा हुआ है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान हैं, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। एक भारती भी वहाँ पे खुल गया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ये पूछता है भारत के कौन से अनुसंधान अंटार्कटिका में है, तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। जो 71% भाग हम लोग को मिलता है, उसमें से भी 97% से अधिक भाग तो महासागरों में पाया जाता है। वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों तथा हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल, अलवण मतलब पीने योग्य पानी, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर, महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। पूछता है महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। ये भी बहुत बार पूछता है कि क्रम से लगाइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। इनको जब आप देखेंगे, आर्कटिक महासागर ऊपर है और दक्षिणी महासागर ये नीचे का भाग है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। यह भी नोट करने लायक चीज़ है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। यह भी पूछता है कि किस महासागर की कौन सी आकृति है। जैसे प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर यस आकार का है, हिंद महासागर त्रिभुजा आकार का है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। इसमें से भी वो बहुत अच्छा प्रश्न बना सकते हैं कि प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन से महाद्वीप स्थित हैं। अगर इसमें अफ्रीका दे देगा तो वो नहीं स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा की यस अक्षर के आकार का है।
इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के, जो अटलांटिक महासागर है अपना, इसके इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ यूरोप और यहाँ अफ्रीका है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो इस महासागर से यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में ऐसे ही चीज़ें रहती हैं जिनको हटाना रहता है। तो इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अभी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया गया, जहाँ पर अपने भारती, मैत्री, गंगोत्री हैं, उसको चारों ओर से दक्षिणी महासागर घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि आप लोग याद रखेंगे, ये अलास्का के पास है, जो प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा है। प्रशांत अलास्का अमेरिका का एक प्रदेश है, वहीं पर यह जल संधि जुड़ी हुई है जो अमेरिका को एशिया से अलग करती है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब वायुमंडल पे आते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जैसे कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। इस चित्र में बताने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे, ये अगर पृथ्वी है, इसके ऊपर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये क्रम से लगाने के लिए देता है बहुत बार कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो मंडल हैं उनको क्रम में लगाया। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यहाँ एनसीईआरटी बता रही है कि अगर ये सूर्य है, यहाँ पर अगर सूर्य है, यहाँ पर अगर पृथ्वी है, सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल में CO2 है। तो सूर्य की किरणें आने के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन करके ऊपर जाती हैं, इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेता है। इसी के कारण पृथ्वी पे यहाँ पर गर्मी रहती है। अगर ये ना रुके तो सूर्य का प्रकाश पूरा ऊपर चला जाए, पृथ्वी रहने योग्य ही नहीं रहेगी, यहाँ बहुत ठंडी हो जाएगी। तो ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि यहाँ से सूर्य की किरणें आईं और यहाँ से वापस चली गई, तो जाने नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोके रखता है, जिससे नीचे थोड़ी गर्मी रहती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ गर्मी धरती पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पर ताप बढ़ रहा है। अभी प्राकृतिक रूप से तो ताप नहीं बढ़ता, क्योंकि जितना आता है उतना जाता है। प्रकृति का एक नियम है और उसमें ये रोक लेता, पृथ्वी को अपने अनुसार गर्म करके रखता है। लेकिन जब हम लोगों के मानव क्रियाकलापों से कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़ा कि जाने वाले ताप को और ज़्यादा देर तक रोकेगा, जिससे पृथ्वी और गर्म हो जाएगी। इसी को लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो यहाँ बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, 0.03% के लगभग है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व में कमी आती है। जैसे जैसे
ऊंचाई बढ़ेगा तो घनत्व में कमी आएगी। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ये नोट कर लेंगे आप लोग, घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। ऊंचाई ऊपर घनत्व घटेगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाना पड़ता है। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे घनत्व घटता है ऐसे तापमान भी घटता है। ऊंचाई बढ़ा तापमान घटेगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पवन कहाँ कैसे चलती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। अगर यहाँ उच्च दाब है, यहाँ निम्न दाब है, तो ऐसे पवन चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। इसके बाद जीवमंडल के बारे में बताया है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। स्थल, जल, हवा, ये जो तीसरा भाग है जहाँ पर तीनों एक साथ मिले हुए हैं वो जैवमंडल है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत तथा पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पीछे हमने समझाया है कैसे वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये पांचवा पाठ हम लोग का खत्म होता है। आइए इसके प्रश्नों को करते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। जल संधि हमने बताया, नहर से नहीं जुड़ा है, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ आके हम लोगों ने चौथा और पांचवा पाठ खत्म किया है। रिवीजन करते चलिएगा। इसके आगे कल हमको लगता है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। अब इसमें 3 पाठ और बचे हैं। 3 पाठ को हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।